खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये लाइन कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपने बचपन में सुना होगा। और बचपन से हम जब हमारी हिंदी की जो बुक्स हुआ करती थी उसमें जो चैप्टर होता था कहीं ना कहीं आपको ये रानी लक्ष्मीबाई का एक चैप्टर जरूर मिलता होगा और ये कविता आपको जरूर मिलती होगी जहां से आप अक्सर पढ़ते होंगे कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो लेकिन ऐसा क्या था जो हम इसे इन्हें एक मर्द की तरह मतलब हम बेसिकली क्या कहते हैं मर्दान से, है ना, मर्द से उनकी कहीं ना कहीं कंपैरिजन किया गया है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो आखिर इन्होंने ऐसा कुछ क्या किया है, इसके बारे में आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी। मैं ज्योत्सना तिवारी, आपकी करंट कम स्टैटिक फैकल्टी प्लस इकोनॉमिक्स फैकल्टी, आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी के सेशन में। जी हाँ, तो यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ अलग अलग तरह की इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज के बारे में। और यहाँ पर हर उन पर्सनैलिटी को पिक किया जाएगा जो कि कहीं ना कहीं यूपी से रिलेटेड है। कहने का मतलब ये है कि यूपी के जितने भी फेमस पर्सनैलिटीज हैं उनके डिस्कशन करने के लिए हम सीरीज लेकर के आए हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी डिस्कशन, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस किया जाएगा आज के इस सेशन में। तो आज की जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है वो कौन है, क्या कुछ है उनके बारे में। चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और देखते हैं कि क्या कुछ नया और क्या कुछ इंटरेस्टिंग है आज के इस सेशन में। तो सारे के सारे बच्चे एक बार फटाफट से आ जाइए और गौर से सुनिएगा क्योंकि ये कहानी कहीं ना कहीं आपको एक अलग ही जोश देने वाली है। तो चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा अपनी स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की बात हो रही है। और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी में आज कौन है वो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, तो मैंने तो आपको वैसे भी गायन के जरिए बता ही दिया कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो आज हम बात करने वाले हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में जानेंगे कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, कितना योगदान रहा हमारे देश की आज़ादी में इनका, और साथ ही हम इनके बारे में ही क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको एक खूबसूरत सा फोटो दिख रहा होगा झांसी की रानी का, रानी लक्ष्मीबाई का फोटो दिखाई दे रहा होगा आपका, जिसमें आपको प्रॉपरली दिखाई दे रहा है कि भाई हमारी जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से दुश्मनों से लड़ करके और अपने आप को कुर्बान करके इस देश की आज़ादी में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ना। मानते हो इस बात को? बिल्कुल मानते होगे। चलिए तो बढ़ते हैं और देखते हैं इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें। तो जैसा कि आपको पता है भाई, रानी लक्ष्मीबाई जो है मराठा शासित झांसी के राज्य से ये बिलोंग करती थी, ठीक है। और 1857 की क्रांति में इन्होंने काफी बड़ा योगदान दिया है। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जैसा कि आपको पता है 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी, है ना। और उस क्रांति में अलग अलग राज्यों से अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था, है ना। तो अगर मैं बात करूं तो रानी लक्ष्मीबाई का भी एक बहुत ही अहम किरदार है उस 1857 की क्रांति में, ठीक है, याद रखिएगा ये बात। और देखिए, सबसे अगर ये जब बात 1857 की क्रांति की चल रही है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहली महिला जिन्होंने 1857 की क्रांति में रिप्रेजेंट किया था तो वो थी कौन? बेगम हजरत महल। कहाँ से रिप्रेजेंट किया था? लखनऊ, जिसे अवध कहा जाता था उस समय पर, वहां से रिप्रेजेंट किया था लखनऊ को बेगम हजरत महल ने। और ये पहली महिला थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था, ठीक है। चलिए तो अब इसी पे बात आते हैं, हम अपने मुद्दे पर वापस आते हैं कि बात यहाँ पे चल रही है रानी लक्ष्मीबाई की। तो क्यों ये फेमस पर्सनैलिटी हैं और इनका उत्तर प्रदेश से क्या संबंध है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताया मैंने कि 1857 की क्रांति के द्वितीय जो शहीद थी वो थी वीरांगना हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी, है ना, जो कि द्वितीय शहीद थी यहाँ पर 1857 की क्रांति में, ठीक है। जो कि एक मतलब स्वतंत्रता आंदोलन जहाँ पर छिड़ा था और अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति माना जाता है 1857 की क्रांति को। आगे इनके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। तो मात्र 29 साल की उम्र में, सोच रहे हैं आप, सोचिए, मतलब 29 25 वो एज होती है जिसमें हम लोग हुड़दंग करते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि हम बस चलो यार दोस्तों के साथ पार्टी कर लेते हैं, आज तो पावड़ी होगी आज, है ना। तो उस सिचुएशन में, उस उम्र में उन्होंने हंसते हंसते अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी थी और इस संकल्प के साथ जान गंवाई थी कि भाई कुछ भी हो जाए लेकिन कोई अंग्रेज मुझे छू नहीं पाएगा। और अंत में जब मतलब वो बिल्कुल शस्त्रहीन हो गई और उनके पास कुछ नहीं बचा, उनको लगा, चारों तरफ से अंग्रेजों ने उनको घेर लिया और उनको लगा कि अब मेरा बचना मुश्किल है, तो उन्होंने खुद को ही मार लिया था कहीं ना कहीं, है ना। और बेसिकली आपको पता होगा, और इससे कई इनके ऊपर काफ़ी सारे मूवीज़ बने हैं, काफ़ी सारे डेली सोप्स भी बनाए गए हैं। लेकिन उसमें एक मूवी आती है जो कि हमारी फेमस किसी वीरांगना से शायद कम नहीं होंगी, कंगना रनौत की बात करूं मैं, तो कंगना रनौत की एक मूवी आई थी जिसका नाम था मणिकर्णिका, याद होगा आप सभी को, है ना। तो वो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ पर ही बेस्ड मूवी थी।
और समटाइम जब आपको चीज़ें समझने का वक्त ना मिले तो इस तरह की मूवीज़ वगैरह देख लिया करो, काफ़ी कुछ वहाँ से सीख जाओगे। लेकिन वो बात अलग है कि अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब मैं आ चुकी हूँ और मैं आप सबके साथ हर एक फेमस पर्सनैलिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें गुफ्तगू करने वाली हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मात्र 29 साल की उम्र में ही ये साम्राज्य की सेना में इन्होंने युद्ध किया था, अंग्रेजों से युद्ध छेड़ा था और शहीद हो गई थी, है ना। ये तो जैसा कि आपको पता है। आगे इनके बारे में मैं बात करूं तो थोड़ा इनका ब्रीफ डिस्कशन हम यहाँ पे करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है भाई, 19 नवंबर 1828 को वाराणसी के उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कैसे ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, क्योंकि वाराणसी के उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। बात है कब की, बात है 1828 की, है ना, 19 नवंबर 1828। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं इनके बारे में कि इनका एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं है, बहुत जगहों पर ये मिथ है, लेकिन हमें तो यही चीज़ें पता हैं और हर जगह पे हमने जहाँ जहाँ पर भी इसको क्रॉस चेकिंग की है तो आपकी डेट यही है। तो हमें तो यही मानना है कि इनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी के उत्तर प्रदेश में हुआ था, है ना। वाराणसी, अभी आपको पता होगा कुछ दिन पहले यूपी की काबा सीरीज, हमने एक सीरीज चलाई है जिसका नाम है यूपी में काबा, और इस सीरीज में मैंने आपको वाराणसी शहर के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताई थी, है ना। आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जाकर के देखिएगा पीएससी वाला चैनल पर, ठीक है ना। चलिए आगे इसके बारे में मैं बात करूं अगर इनके बारे में, तो देखिएगा इनके पिता का नाम था मोरोपंत तांबे। बचपन से ही आपने सुना होगा, ये सब कहानियां पढ़ी होंगी आई एम श्योर आपने बचपन से, लेकिन एक वो झलक, कहीं ना कहीं बचपन की झलक आज आपको यहाँ पे दिखेगी इस पर्टिकुलर सेशन में। तो जैसा कि आपको पता है कि इनके पिता का नाम क्या था, मोरोपंत तांबे इनके पिता का नाम था। लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था, मणिकर्णिका। अभी मैंने मणिकर्णिका की बात छेड़ी कि कंगना रनौत थी जिनकी मूवी आई थी मणिकर्णिका, जो कि इन्हीं पर बेस्ड थी, बिल्कुल, क्योंकि इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। साथ ही इन्हें कुछ लोग मनु भी कहा करते थे, है ना। तो मनु और मणिकर्णिका दोनों ही इनके बचपन के नाम हुआ करते थे, ठीक है। आगे मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताती हूँ कि इनका उपनाम था मनु। जैसा कि मैंने बताया कि मणिकर्णिका इनके बचपन का नाम था, उपनाम इनका मनु था। जैसे हर किसी के घर का कुछ अपना एक उपनाम प्यारा सा नाम होता है, छोटू बबलू टाइप कुछ ना कुछ होता ही है ना। तो उसी तरह से इनका नाम था मनु और मणिकर्णिका। 1842 की, है ना, कब हुआ था, तो इनकी शादी हुई थी 1842 में। क्लियर है सबको सारी चीजें। चलिए आगे बात करूं कि शादी के बाद उन्हें लक्ष्मीबाई कहा जाने लगा था। ये देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया, हाईलाइट भी किया है। तो शादी के बाद इनको किस नाम से जाना जाता था, लक्ष्मीबाई या झांसी की रानी, आप दोनों ही बोल सकते हैं। तो लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता था। मात्र 18 साल की कम उम्र में ही इन्होंने झांसी का सिंहासन संभाल लिया था, ठीक है। मात्र 18 साल का उम्र, 18 साल में बालिग होते हैं, हम वोट देना शुरू करते हैं कि चलो वोटिंग स्टार्ट करते हैं, बिकॉज हम 18 के हो गए। उस 18 की उम्र में इनको पूरा साम्राज्य इनके हवाले हो चुका था, मतलब कि साम्राज्य पर इनका आधिपत्य हो चुका था। ये वहाँ की उस साम्राज्य को ये संभालने लगी थी, है ना, मात्र 18 साल की उम्र में। आगे आपको बताना चाहूंगी, तो इनका एक पुत्र भी हुआ था जिसका नाम था दामोदर राव। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि जन्म के 4 महीने बाद ही, इनका जो पुत्र था दामोदर राव, उसके जन्म के 4 महीने बाद ही बीमारी की वजह से उस पुत्र की मृत्यु हो गई थी, है ना, मतलब उसकी डेथ हो गई। जिसके बाद इन्होंने आगे चल करके दत्तक पुत्र गोद लिया था, ठीक है ना। एक पुत्र को गोद लिया था, उसी को उस समय पर गोद लिए हुए पुत्र को दत्तक पुत्र कहा जाता था, है ना। तो दत्तक पुत्र मतलब एक पुत्र को इन्होंने गोद लिया। आगे बात करूं, शिशु की मृत्यु के बाद ही, जैसा कि आपको लिखा है, एक चचेरे भाई के बच्चे थे, ठीक है। चचेरे भाई के इनके बच्चा था जिसका नाम था आनंद राव, है ना, उसको इन्होंने गोद लिया। और साथ ही जब महाराजा की मृत्यु हुई, महाराज मतलब कौन, झांसी की जो रानी थी उनके पति, है ना, कौन थे भाई वो, तो जैसा कि आपको यहाँ पर सामने साफ साफ मेंशन किया है, गंगाधर राव थे, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो गंगाधर राव इनके पुत्र थे, और सॉरी इनके पति थे, और गंगाधर राव से उनका जो पुत्र था दामोदर राव, उसकी 4 महीने बाद जन्म की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जब गंगाधर राव की मृत्यु हुई, तो गंगाधर राव की मृत्यु के एक दिन पहले ही इनके जो इनका दत्तक पुत्र था, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था आनंद राव, उसका नाम बदल करके इन्होंने अपने जो इनका पुत्र जिसकी डेथ हो गई उसके नाम पर उसका नाम रखा था दामोदर राव, है ना। तो जब इनके मतलब इनकी पति की डेथ के, क्योंकि इनकी पति को भी कुछ बीमारियां थी और बीमारियों की वजह से उस समय पर इलाज विलाज तो वैसे भी बहुत मुश्किल होता था, तो उस बीमारी की डेथ हो गई थी इनके पति की, और उस डेथ की वजह एक दिन पहले ही इन्होंने जो उनका दत्तक पुत्र था आनंद राव, उसका नाम बदल करके दामोदर राव रखा था, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। आगे मैं आपको इनके बारे में बताना चाहूंगी कुछ। देखो, ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक उस समय पर एक प्रोग्राम आप समझ लो, या एक मुहिम समझ लो, वॉट एवर, या एक वो ऐलान समझ लो, है ना। तो ब्रिटिश सरकार के समय पर एक ऐलान चलाया गया था, एक प्रॉपर टर्मिनोलॉजी चलाई गई थी। उस टर्मिनोलॉजी का नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसका मतलब होता था हड़प नीति,
है ना। हड़प नीति का तो मतलब समझते हो, है ना। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हड़प नीति जिसका था वो उसे इन्होंने चलाया था अंग्रेजों ने, जिसे मानने से झांसी की रानी ने बिल्कुल इनकार कर दिया था, रानी लक्ष्मीबाई ने, कि आपकी इस हड़प नीति को हम फॉलो नहीं करते और ना हम इसको मानेंगे। और नो डाउट आखिरी दम तक ये लड़ी थी किससे, तो अंग्रेजों से। अंग्रेजों का इन्होंने आखिरी दम तक सामना किया था, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब भी हम विमेंस डे की बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं भाई इतिहास में महिलाओं की, कि महिलाओं का क्या योगदान रहा इतिहास में, तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम जो है वो सबसे टॉप पर आता है ना, कि भाई ये थी वो जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था अंग्रेजों की लड़ाई में। ठीक है, आगे इनके बारे में बात करूं तो जैसा कि मैंने बताया, इन्होंने हड़प नीति को मानने से इनकार कर दिया था, हम इसको नहीं मानेंगे। शी बिकेम द रूलर ऑफ झांसी व्हेन वाज ओनली 18 ईयर ओल्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया है ना, सिर्फ 18 साल की उम्र में ही ये झांसी की को पूरा रूल करना इन्होंने क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। अच्छा, आगे इन्होंने क्या किया, आगे देखा तो आप यहाँ पे देखोगे हुज रोज उनके खिलाफ ब्रिटिश सेना के कमांडर थे, है ना। जब जिन अंग्रेजों से झांसी की रानी की लड़ाई चल रही थी, जिन अंग्रेजों से रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई चल रही थी, उसका जो कमांडर था उसका नाम था ह्यूरोस। आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, और ये वो ह्यूरोस ही था जिसने अपनी बुक में ये जो परिभाषा है ना, मर्दानी वाली परिभाषा, ये उसी ने अपने बुक में झांसी की रानी को, मतलब रानी लक्ष्मीबाई को मर्दानी नाम से संबोधित किया था। उसने बोला था कि उस भरी हुई मर्दों की सेना में वो इकलौती मर्दानी थी। ये लाइन उसने अपनी बुक में लिखी हुई थी कि जो भरे हुए मर्दों की सेना थी, जो इतनी बड़ी सेना थी, जो लड़ाई के समय पर जो सेना थी, उस सेना में वो इकलौती मर्दानी थी, मतलब मर्दों की तरह जिसने लड़ाई की थी वो इकलौती मर्दानी थी। ये बात अपनी बुक में ह्यूरोज ने आगे चल के लिखा हुआ था। ठीक है, अब आगे इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको एक बड़ी मजेदार बात बताना चाहूंगी। देखो, जैसे कि आपको पता है कि स्वतंत्रता संग्राम की जब भी बात होती है तो बहादुर योद्धाओं की बात होती है ना। और जब बहादुर योद्धाओं की बात होती है तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम भी उन योद्धाओं में से एक होता है, और इतिहास में इनका नाम भी नो डाउट स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है कि भाई किस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, है ना। बात तो सही है। बात है 1853 में जब झांसी के महाराजा की मृत्यु हुई थी। ठीक है ना, ये बात कब की है, 1853 की बात है। 1853 में झांसी के जो महाराजा थे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। और जिसके बाद लॉर्ड डलहौजी जो था, है ना कहीं इतिहास में ये सारी चीजें आपने पढ़ ली होंगी। तो 1853 में उनकी मृत्यु के बाद मतलब कौन थे, गंगाधर राव थे, है ना। तो गंगाधर राव की 1853 में मृत्यु के बाद जो लॉर्ड डलहौजी था उसने एक बात से इनकार कर दिया। उसने बोला कि भाई ये आपका दत्तक पुत्र है, मतलब गोद लिया हुआ पुत्र है। उनका जो पुत्र था आनंद राव, जिसका बाद में नाम चेंज करके दामोदर राव किया गया था, ऐसा बोला गया कि भाई ये जो पुत्र है ये तुम्हारा दत्तक पुत्र है, ये तुम्हारा अपना खून नहीं है, और इसी वजह से हम इसको राजा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसी वजह से उन्होंने क्या बोल दिया, इसे हम एज अ राजा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है कि लॉर्ड डलहौजी ने बच्चे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था कि ये दत्तक पुत्र है, ये आगे चल के राजा नहीं बनेगा क्योंकि ये तुम्हारा अपना खून नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। और व्यपगत का सिद्धांत है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू किया और राज्य पर कब्जा कर लिया, है ना। मतलब बेसिकली हड़प नीति को वो वहां पर चलाते थे जहां पर आगे उनकी पीढ़ी के लिए कोई उनका रियल जो भी है दावेदार वो नहीं होता था, है ना, जो रियल वंश नहीं होता था, वहां पर हड़प नीति लागू कर देते थे अंग्रेज, है ना। तो यहाँ पर भी इन्होंने यही किया, इन्होंने बोला कि भाई दत्तक पुत्र है तुम्हारा, तुम्हारा अपना खून नहीं, और इसी वजह से हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और इसी वजह से उन्होंने क्या किया कि हड़प लिया, कब्जा कर लिया झांसी पर। जब झांसी पर कब्जे की बात हुई तो आपने देखा होगा अपने साम्राज्य को विलय से बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ बिल्कुल मोर्चा थाम करके खड़ी हो गई थी रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने बोला कुछ भी हो जाए लेकिन मैं झांसी को विलय होने नहीं दूंगी, झांसी मेरी है और झांसी मेरे पूरे क्या बोलते हैं उसको, पूरी प्रजा की है ना, और जिस पर हम किसी भी कीमत पर कब्जा नहीं होने देंगे। यही उनके थॉट्स थे, और इसी पावरफुल थॉट्स के साथ ही उन्होंने लड़ने के लिए मोर्चा थाम लिया था अंग्रेजों थे कि कुछ भी हो जाए मेरे जिंदा रहते हुए आप झांसी पर कब्जा नहीं कर सकते, ये बात उन्होंने बोल दी थी। और जाके 17 जून 1858 की बात है, कब की बात है, 17 जून 1858 को युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते वो मृत्यु को प्राप्त हुई, और इस मृत्यु के बाद ही उन्हें एक और नया नाम दिया गया था, वीरांगना। कहीं ना कहीं आपने वीरांगना नाम कभी ना कभी सुना होगा। जब हम बात एमपी की करते हैं तो एमपी में कहीं ना कहीं इनका बहुत ज्यादा बोलबाला है, रानी लक्ष्मीबाई का। इनके नाम पर गाड़ियां, ट्रेनें भी हैं, इनके नाम पर बहुत सारे स्थल भी बनाए गए हैं, ठीक है, पैलेस बनाए गए हैं बहुत सारे।
बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस इनके नाम पर हैं। तो वीरांगना की बात हम करेंगे, है ना। इवन मैं आपको बताऊं, वीरांगना से मुझे याद आता है कि जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी, बेसिकली आई एम फ्रॉम जबलपुर मध्य प्रदेश, है ना। तो वहां पे जो मेरा स्कूल था वो गवर्नमेंट स्कूल था, ठीक है, रानी दुर्गावती स्कूल। तो वहां पर हमारे यहाँ एक मैगजीन छपती थी, ठीक है। तो ऐसा हर स्कूल के साथ होता है कि हर स्कूल की अपनी एक मैगजीन छपती है, साल में एक, है ना। तो साल में एक मैगजीन छपा करती थी, तो उस मैगजीन का जो नाम था, मेरे स्कूल की जो मैगजीन थी उस मैगजीन का नाम था वीरांगना, ठीक है। तो मतलब आप इससे ये सोचो कि कितना ज्यादा मानते हैं रानी लक्ष्मीबाई को मध्य प्रदेश, इवन ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। आगे बात करूं तो जैसा कि आपको पता है 17 जून 1858 को अंग्रेजों से लड़ते हुए अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, और जिसके बाद इनको वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के नाम से नवाजा था। अच्छा, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, इनको सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा था। और जब भी कभी आप हिंदी पढ़ते हो तो ये कुछ फेमस कवि हैं, चाहे प्रेमचंद ले लो, सुभद्रा कुमारी चौहान ले लो, ठीक है, इस तरह के नाम आपको अक्सर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो उसमें ही जो सुभद्रा कुमारी चौहान एक फेमस राइटर है, उन्होंने लिखा था, उन्होंने ही अपनी एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने ये लाइन लिखी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है। तो ये जो झांसी वाली, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है, ये पूरी कविता, ये एक लाइन अपनी एक कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई थी। आगे मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब इंडियन नेशनल आर्मी थी, किसकी बात कर रहे हैं हम, इंडियन नेशनल आर्मी की बात करेंगे। तो जब इंडियन नेशनल आर्मी ने अपनी पहली इकाई, मतलब 1943 में अपनी पहली इकाई शुरू की थी, किसने, इंडियन नेशनल आर्मी ने, मतलब भारत, फाइनली भारत की हम बात कर रहे हैं। तो नाम झांसी की बहादुर रानी के नाम पर उस इकाई का नाम इन्होंने रखा था, है ना। इन्होंने, इंडियन नेशनल आर्मी ने जो अपनी पहली इकाई शुरू की थी उसका नाम रखा था झांसी की रानी के नाम पर उसका नाम रखा था, ठीक है। और ये इकाई कब शुरू की गई थी, तो आप देख सकते हैं 1943 में ये इकाई शुरू की गई थी, जो कि अपने आप में बहुत प्राउड वाली बात है। आगे मैं आपको इनके बारे में बताना चाहूंगी कि उनकी कब्र ग्वालियर के एक फूलबाग इलाके में है, बिल्कुल झांसी की रानी की कब्र भी मिली है। अच्छा, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि झांसी की रानी जो थी, उन्होंने बोला था कि कुछ भी हो जाए, मैं अंग्रेजों के हाथ मेरी ना तो मैं जिंदा लगूं ना मैं मुर्दा लगूं। उनका ये था, उनका ये दृढ़ संकल्प था, उनका ये डिटर्मिनेशन था कि कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी बॉडी, मैं जिंदा और मुर्दा दोनों ही सिचुएशन में अंग्रेज मुझे ना छुए, ऐसा कहा जाता है। और तब जाकर के उन्होंने खुद को आग लगा ली थी, बेसिकली कहा जाए तो। वो जो, जब उनके पास हथियार नहीं बचे थे और उनको लगा कि वो चारों साइड से अंग्रेजों से घिर चुकी हैं, तो उन्होंने खुद को आग लगा ली थी, ठीक है। बाद में ऐसा कहा जाता है कि उनको बहुत ढूंढा गया, ठीक है, लेकिन उनके कोई भी शव कहीं पर नहीं मिले। उन्होंने बहुत ढूंढा गया, नहीं मिले, लेकिन आगे चलकर कुछ महीनों और कुछ सालों बाद, ऐसा कहा जाता है कुछ महीनों बाद, गांव के कुछ लोकलाइज्ड लोग जो थे, उस पर्टिकुलर गांव के कुछ लोकलाइज्ड लोग थे, उनकी कुछ अस्थियां मिली थी, किसको, रानी लक्ष्मीबाई की कुछ अस्थियां उनको मिली थी, ठीक है, वहां के कुछ लोकलाइज्ड लोगों को। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है, इट इज सेड दैट नॉट विशिंग टू ब्रिटिश टू कैप्चर हर बॉडी। जैसा कि मैंने बताया कि उनकी ये विश थी, आखिरी विश आप समझ लो, कि कुछ भी हो जाए लेकिन ब्रिटिशर्स जो हैं वो उनकी बॉडी को कैप्चर ना करे किसी भी हालत में, जिंदा या मुर्दा। कहते हैं ना, जब भी आपने कभी कोई मूवी देखी होगी तो बोलते हैं कि कोई गुंडा वुंडा है तो बोलते हैं कि भाई मुझे ये व्यक्ति चाहिए, चाहे जिंदा चाहिए चाहे मुर्दा। तो उसी तरह से इन्होंने बोला कि मैं जिंदा हूं या मुर्दा, बस अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना है मुझे, बस। लक्ष्मीबाई आस्क्ड आर हरमिट टू बर्न इट, शी वॉज सेरेमेटेड लेटर बाय अ फ्यू लोकल्स, है ना। मैंने बताया ना कि कुछ लोकल लोग थे वहां के, बाद में उनके द्वारा उनकी अस्थियों को क्या किया गया था, समेटा गया था, मिली थी उनकी अस्थियां, ठीक है। अच्छा, आगे इनके बारे में बात करूं मैं तो देखो ये अपने आप में, मतलब ये दृढ़ संकल्प आज के समय में कहाँ मिलेगा आपको, कि एक औरत होकर मात्र 29 साल की उम्र में जिसने अपने प्राण त्याग दिए थे अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते, उसने ये कहा था, एक रुतबा था, एक एटीट्यूड था, ये होता है एटीट्यूड कि भाई मैं जिंदा हूं या मुर्दा, अंग्रेज मुझे ना छुए। ये होता है देश के प्रति प्रेम, जो था रानी लक्ष्मीबाई में। ऐसा नहीं है कि मैं डिनाई कर रही हूँ कि वो रानी लक्ष्मीबाई में था तो किसी में नहीं था, बट एक औरत होकर के और उन्होंने जो जज्बा दिखाया था, उनके जज्बे को सलाम है भाई। आगे बात करूं इनके बारे में तो इनका एक संग्रहालय भी बना, जैसे मैंने बताया अभी आपको पिछले इसमें स्लाइड में, कि इनकी एक कब्र भी बनी है ग्वालियर में, उसी तरह से इनका एक संग्रहालय भी बनाया गया है जिसमें पुरातात्विक मूर्तियों का संग्रह, और ये लगभग 1200 साल पुराना संग्रहालय है,
ठीक है, 1200 साल पुराना संग्रहालय, जिसमें कुछ चीजें आपको रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित भी जनरली मिल जाएंगी। 1200 से भी अधिक पुराना है ये संग्रहालय, सोचिए 1200 से भी अधिक पुराना। देखिए लिखा है लक्ष्मीबाई पैलेस ऑल्सो नोन एज द रानी महल। आपको एक नई बात पता चलेगी कि लक्ष्मीबाई का जो पैलेस है या लक्ष्मीबाई का जो संग्रहालय है उसको रानी महल भी कहा जाता है। बाद में पहले ये पैलेस था और पैलेस के बाद इसे म्यूजियम बना दिया गया, संग्रहालय बना दिया गया था, एक म्यूजियम। ठीक है, देखो लिखा है नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू अ म्यूजियम, है ना, म्यूजियम में बाद में इस संग्रहालय को म्यूजियम में बदल दिया गया था। ठीक है, इस महल को बेसिकली म्यूजियम में बदल दिया गया था। ठीक है ना। आगे इनके बारे में बात करूं तो एक बहुत ही फैंटास्टिक बात है इस बारे में कि इंडिया पोस्ट ने, इंडिया पोस्ट का नाम तो आपने कभी ना कभी सुना होगा, डाक वाक का नाम। तो इंडिया पोस्ट ने रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान को सम्मान के साथ इनके सम्मान में 2 डाक टिकट जारी किए थे। क्या आप में से शायद बहुत सारे लोगों को ना पता हो ये बात कि इंडिया पोस्ट ने इनके सम्मान में, इनके बलिदान के सम्मान में 2 डाक टिकट जारी किए थे, जो कि 1957 में 15 पैसे के एक नया पैसा था, उसका एक डाक टिकट छपा था और युद्ध के मैदान में घोड़े पर रानी लक्ष्मीबाई का चित्र दिखाया गया था। मतलब वो जो डाक टिकट था वो डाक टिकट 15 पैसे का था। ठीक है, और 1957 में छपा था और जिसमें कि ये जो रानी लक्ष्मीबाई है वो जो युद्ध पे, जैसी आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है ना, ठीक ऐसी ही पिक्चर उस डाक टिकट में मेंशन की गई थी, जो अपने आप में बहुत प्राउड वाली बात है। तो ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट एंड फेमस पर्सनालिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की एक फेमस पर्सनालिटी के बारे में देखा हमने। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और नई पर्सनालिटीज के साथ आप सभी से गुफ्तगू होंगे, मुलाकात करेंगे। तब तक आप मोटिवेट होइए। देखो, जब 29 साल की, मात्र 29 साल की उम्र में एक औरत, एक रानी जो है वो अपने आप का बलिदान कर सकती हैं, किसके लिए? अपने देश के लिए। तो आप क्या पढ़ लिख कर अपने माता पिता के लिए अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते क्या? जब कोई व्यक्ति मात्र 29 साल की एज में अपनी जान दे देता है, अपने प्राण त्याग देता है अपने देश के लिए, तो यार आपको तो देश के लिए कोई नहीं बोल रहा है लड़ने के लिए, अपने माता पिता के लिए इतना संघर्ष करिए ना दोस्तों कि जिंदगी में कुछ आगे बनिए। और बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना, सीना चौड़ा करके ठोक के सीना बोलो कि भाई आज मैं ये हूँ, आज मैं एसडीएम हूँ, आज मैं इंस्पेक्टर हूँ, जो भी हूँ तो अपने माता पिता के लिए हूँ। और आपके माता पिता जितने खुश होंगे ना आपसे 10, जितने खुश आप होंगे आपसे 10 गुना खुश आपके माता पिता होंगे। ठीक है, और वो गर्व से कहेंगे कि ये मेरा बेटा है या ये मेरी बेटी है। तो चलिए, तो अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले सेशन में एक नई पर्सनैलिटी के साथ। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।